अगर किसी को क्लियर ना कह दो किसी काम के लिए जो आपको ज़रूरी नहीं लग रहा और फिर भी वो व्यक्ति आपकी ना को नहीं माने तो क्या करें? ना माने, जब हमने नहीं करा तो काम तो होगा ही नहीं, काम तो तभी होगा ना जब हम करेंगे। तो मुँह से कह दिया नहीं, अब वो सुन रहा नहीं सुन रहा, फिर एक्शन से दिखाना है कि नहीं। गुद्दी पकड़ के करवाने वाला रिश्ता है, मान लो माँ है, वो तो बच्चे की गुद्दी पकड़ के करवा लेगी कि कर रही नहीं कर रही या कर रहा नहीं कर रहा, लेकिन बाकी लोग तो ऐसा नहीं कर सकते ना। तो अगर मुंह की बात वो नहीं भी सुन रहा तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, एक्शन की बात सुनेगा। तो आज हम लेने बैठे हैं एपिसोड 115 के। सवाल हैं ढेर सारे, ऐसे 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 किए हैं, 5-6 बार हैं। तो देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं और कितने अपडेट हैं, कितनी सक्सेस स्टोरीज हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आते हैं, हम यहाँ पर बिना किसी को जज किए उसकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकल सोल्यूशन मिल जाए। मैं या फिर जो हमारे सब लोग आपस में कम्युनिटी सी बन गई है, कमेंट्स पढ़ते हैं एक दूसरे को, भी बहुत लोग सजेस्ट करते हैं। तो अगर आपका कुछ भी इशू है इस तरीके का कि आपको लग रहा है किसी से कहना चाह रहे हो लेकिन डर है कि वो कहीं और शेयर करेगा तो कैसा लगेगा, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। यहाँ पे कोई किसी के घर नहीं जा रहा है और इतने सारों में ना यहाँ नाम लिया जा रहा है ना कुछ है। यू कैन शेयर योर थॉट्स और प्रॉब्लम्स या कुछ भी कशमकश है तो यहाँ पर आपको 3 दिन बाद नेक्स्ट वीडियो जो आती है, एक वीडियो छोड़ के अगली वीडियो में उसका आंसर मिल जाता है 99%। कोई बहुत ही लेंथी क्वेश्चन होता है वो छोड़ा जाता है, अदरवाइज सबको पढ़ते हैं। ठीक, तो ये हुई इस चैनल की बात। फिलहाल एपिसोड 115 के सारे जवाबों को ढूंढने के लिए आओ बहन बातें करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मुझे स्ट्रॉन्गली याद आ रहा है कि ये मैंने पढ़ा भी है और जवाब भी दिया है। इसमें यह है कि इनकी शादी को 4.5 साल हो चुके और इनके हस्बैंड इनके साथ बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, ना वो फिजिकल रिलेशन में इंटरेस्टेड है, लेकिन छोड़ना भी नहीं चाहते। वर्बली हमेशा यही है कि मैं प्यार भी करता हूँ एंड आई नीड यू एंड ऑल दैट। अब ये कह रही हैं कि बाय मिस्टेक या बाय चांस कंसीव हो गया, तो एक इनकी बिटिया है। ठीक है, अब इनके साथ दिक्कत क्या है कि इस शादी में ये रहना नहीं चाह रही, लेकिन निकलने के लिए एक अड़चन आ गई है कि इनकी जो छोटी बहन है जनरल की होकर उसने एक ऐसी लड़के से शादी कर ली है, तो इनके पेरेंट्स की सो कॉल्ड होता ही है थोड़ा बहुत तो बेइज्जती हो चुकी है। तो अब ये इन पे प्रेशर ये है कि दूसरी लड़की के साथ भी ऐसा होगा तो कैसे। तो यहाँ पर देखो आपकी बहन ने जो किया, आपके पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो लग रहा है आपका सोचना ठीक है, लेकिन आपकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है ना। और अगर आपका मन ये हो चुका कि भाई वो खुद ही कह रहे हैं इनके हस्बैंड कि आई एम अ साइको, है ना, तो अगर कोई सामने वाला हमारे पल्ले ऐसा बंध गया तो हम अपनी ज़िंदगी पूरी काट रहे हैं नहीं काट रहे हैं, पर्सनली हमारा डिसीजन है। अब उसमें अगर हमारे भाई बहन ने कोई ऐसा स्टेप ले लिया, उसकी गलती हमारे सिर थोड़ी आएगी। हमारी लाइफ जो है वो है। कुछ दिनों बाद, दिन तो मैं गलत कह रही हूँ, कुछ सालों बाद आपकी बहन की अपनी लाइफ होगी। आप यहाँ रहती हो तो आपके पेरेंट्स की एक लाइफ है, आप नहीं रहती हो दूसरी जगह कहीं शादी करोगी, अलग जाओगी, जो भी है थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, लेकिन एट द एंड ये है ना कि भाई आपकी लाइफ का, पूरी लाइफ का सवाल है। तो इधर उधर के प्रेशर तो लो मत, बस अपना प्रेशर लो कि भाई मेरे को रहना है नहीं रहना है, क्लियर कट डिसीजन ले लो। और अगर नहीं लग रहा कि भाई नहीं हो पाएगा तो फिर बाकी चीज़ें मैटर नहीं करती। मैं आपको बताऊं, अगर आपकी बहन ने नहीं भी एससी में शादी की होती तो भी आपके पेरेंट्स का सेम रिएक्शन ही आता, थोड़ा सा उसमें परसेंटेज का फ़र्क रहता। तो अगर आपको लगता है कि निकलना है देन यू कैन गो। इस तरीके के रिश्ते में आप रह भी लोगे ना तो जितने भी साल रह लोगे ये दिमाग में चलता रहेगा। या फिर ये एक सब्र कर लो कि भाई ठीक है जैसा भी है पति है, फिजिकल ना सही लेकिन मेंटली जुड़ा हुआ है, प्यार कर रहा है, रह सकते हो ऐसे में, वो भी होता है, इस तरीके के रिश्ते भी होते हैं। तो ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है कि आपको इस तरीके का रिश्ता चलेगा नहीं चलेगा। मैम मेरी सास वैसे तो कुछ नहीं कर पाती पर बर्तन धोने आ जाती है, मना करो तो मानती नहीं, गंदे बर्तन धोती है, मुझे इस चीज़ से बहुत दिक्कत है, क्या करूं। अरे यार कर तो रही हैं, अब उनका मन करता होगा, कभी उन्होंने पूरी गृहस्थी संभाल ली है, अभी एटलीस्ट बर्तन धोने को मतलब होता है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। गंदे धुल रहे हैं लेकिन धुल रहे हैं ना,
सब कुछ खुद करने के चक्कर में पिच परफेक्ट, फिर आप मतलब नहीं, मतलब मैं अगर इस पे कहूँगी तो जैसे भी धो रही हैं धो लो, धोने दो उन्हें, उनका घर है। और अगर थोड़े बहुत कुछ लगता है कि किसी में ज़्यादा ही लगी रह गई, उस एक बर्तन को पर्टिकुलर दोबारा धो लो, या फिर ऐसा है कि 2-3 टाइम बर्तन धुलते हैं, जो उन्हें 1-2 टाइम धोने का मन है वो उन्हें धो लेने दो, जिस टाइम आपके हाथ में आए बर्तन उस टाइम अच्छे से रगड़ के धो लो। जैसे मैंने अब शाम के लिए मेड लगा ली कि सुबह के नाश्ते के दोपहर तक के बर्तन वो धो देती है। अब गंदे रहते हैं मेरे हिसाब के तो नहीं धुल रहे, लेकिन इसीलिए तो रात को अब जब मैं खुद धोती हूँ तो जो भी बर्तन रोटेशन में आता है रात को तसल्ली से मैं खुद धो लेती हूँ। तो ये कर लो कि 3 टाइम में से 1 टाइम आप धो लो, 2 टाइम उन्हें धो लेने दो, है ना? मतलब नहीं सही है, करने दो उन्हें, इतना इरिटेट मत हो उस चीज़ पे। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं आज तक घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकली हूँ, बट अब लाइफ में एक कंडीशन है कि मुझे ही सब कुछ करना होता है, लाइफ में कोई सपोर्ट नहीं है। मैम मैं आउट ऑफ स्टेट ट्रैवलिंग करना चाहती हूँ सिंगल कुछ काम से, बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आउट ऑफ स्टेट में स्टे कैसे करें, सिंगल गर्ल ट्रैवलिंग कैसे कर सकती है, सेफ्टी प्लीज़ रिप्लाई मी मैम प्लीज़। बहन इसमें मैं कोई आइडिया नहीं दे सकती आउट ऑफ स्टेट की। अगर मुझसे भी कोई कह दे ना मेरठ से बाहर भी चले जाओ, तो अब मेरे बस की बात नहीं है। जब कभी नौकरी के लिए अकेले निकले थे ना, तो अकेले धक्के खाने की तब आदत हो गई थी, घर पे कोई जाता ही नहीं था साथ। मम्मी थी जब तक सही थी, वो जाती थी, फिर उनको पैरालिसिस हो गया, फिर अकेले खूब धक्के खा लिए। लेकिन अब जब से आ गई हूँ अपने पतिदेव की छत्र छाया में, तो अब या तो ये खुद जाके करे आते हैं, या फिर अगर मेरा ही जाना ज़रूरी है तो भी अक्सर साथ होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं चलूँगा, लेकिन मुझे भी लगने लगा कि चलो, है ना? तो मेरी खुद की प्रैक्टिस छूटी पड़ी है। बट जब सिर पे पड़ती है, अब जो आपकी कंडीशन है, जब आप निकलोगे फालतू के ना, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, जिन दिनों में एक बार मतलब एक फेज़ ऐसा आया था लाइफ में कि करने को तो देखो बच्चों से पहले कुछ ढंग का था नहीं, तो ऐसे ही वेले पड़े हैं, टाइम ख़राब कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, फालतू की चीज़ें देख रहे हैं। उस टाइम पे क्राइम पेट्रोल चल रहा था, और वो इंटरेस्टिंग तो होते ही थे उसके टॉपिक सारे, है ना, एपिसोड्स। अब उनको देख देख के वो एक के बाद एक चेन में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, रोज़ देख रहे हैं उसको 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटा। मैं उस टाइम गाँव में जाती थी पढ़ाने, तो अकेले ट्रैवल करना आता था, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आता। लेकिन जब मैं अपनी दीदी के घर निकली हूँ मेरठ में, तो ऐसे डर लग रहा था जैसे पता नहीं मुझे कहाँ बीहड़ में भेज दिया है, और पता ही नहीं क्या हो जाएगा। हर कदम पे मेरे को लग रहा है कि अपराधी घूम रहे हैं इधर-उधर। तो ये यहाँ है। जब आप यहाँ से फ्री रहोगे ना निगेटिविटी से, तो माना दुनिया ख़राब है, लेकिन इतनी भी ख़राब नहीं है। थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए अपनी कीमती चीज़ों को लेके, है ना? थोड़ा-सा वो है, बाकी निकलोगे धीरे-धीरे लगेगा कि हाँ, बेकार ही डर रहे थे, इतनी बड़ी बात नहीं है। दुनिया भर की औरतें, लड़कियाँ जा ही रही हैं। मेट्रो सिटीज़ में तो रात तक का कल्चर है, लेकिन छोटे शहर में भी सुबह से रात तक तो देख लो, सब भगे फिरती हैं, अकेले काम कर रही हैं खूब। तो इतना मत सोचो, अगर सिर पे पड़ गई है तो निकलो, भगवान को याद करके थोड़ा अलर्ट रहना। ऐसे नहीं कि बस में बैठे हैं तो सो गए, ये चीज़ें नहीं करनी है, थोड़ा-सा अलर्ट रहना है। जिससे भी आप कनेक्शन भी कर रहे हो, कुछ बात कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, थोड़ा-सा मतलब अपने कहना सीधे शब्दों में आँख और कान खुले रखना। तो धीरे-धीरे पता लग जाएगा कि ऐसा मतलब इम्पॉसिबल काम नहीं है, हो जाता है। नेक्स्ट मैम, मेरे हस्बैंड को मेरे बार-बार फ़ोन करने पर इरिटेशन होती है। वो बोलते हैं जब मैं फ्री हो जाऊँगा मैं खुद कॉल कर लूँगा, लेकिन ये तो वही बात हुई ना, जब उनका मन करे तो बात करेंगे, जब मन नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। वो मुझे टाइम कम देते हैं, जब घर आते हैं सैटरडे संडे आते हैं। मुझे अकेलापन फ़ील होता है, लाइफ़ में क्या करूँ? मैं उन्हें 3 साल पहले चीट भी किया था उन्होंने, मैं विश्वास भी नहीं कर पा रही हूँ उन पर। साथ में रहने के लिए बोलती हूँ तो कहते हैं अभी मेरा बजट नहीं है, मैं बिज़नेस में पैसा लगा रहा हूँ, क्या करूँ? 2 दिन से मैंने उनसे बात नहीं की, वो कभी-कभी ड्रिंक भी करते हैं। देखो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उनके ऊपर विश्वास करने के अलावा। और जो आपको लग रहा है ना कि जी जब उनका मन करेगा, जब वो बात करेंगे, तो ऑब्वियसली आप हाउसवाइफ़ हो, अगला बिज़नेस में है, वो बिज़ी हो सकता है, ऐसा टाइम उसके पास हर टाइम नहीं होगा कि वो कॉल कर सके, ऐसा टाइम तो हाउसवाइफ़ के पास भी नहीं होता। किचन में काम कर रही है, गैस जल रही है, कोई चीज़ ऐसी चल रही है, हर टाइम कोई फ्री नहीं होता। है ना? तो बेस्ट है कि अगर वो कर रहे हैं ठीक है, और 1-2 दिन नहीं करी बात ये वो, मतलब मैं मान रही हूँ कि आपको लग रहा है कि पहले चीट किया था, कहीं वो ये तो नहीं कर रहा। लेकिन हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग की तरह हेलीकॉप्टर पत्नी होना भी उतना ही इरिटेटिंग है। अगर वो नहीं भी कर रहे होंगे ना, तो भी कहीं न कहीं वो आपसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे। तो थोड़ा ढील दो, जब खुद करें ठीक है।
थोड़ा सा अपने आप को व्यस्त रखो, उनसे अलग भी दुनिया है आपकी, उस तरफ निगाह उठा के देखो, थोड़ा सा होश लेने दो उन्हें भी, खुद को भी। तो कर लें, ठीक नहीं करें, अब मान लो हफ्ता 10 दिन ही ना करें, जब आप करो और फिर वो कहें जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं करूँगी, तो कहना अब ये वैलिड नहीं है भाई। हफ्ता 10 दिन आदमी को किसी को 5 मिनट कॉल का टाइम नहीं मिला, इस बात में कोई दम नहीं है, इसलिए मैंने कर लिया। लेकिन फिर अपना 1 हफ्ते की सांस ले लो, करने का देखो तो सही एक बार छोड़ के कि करते हैं नहीं करते हैं, एकदम से वो मत हो, क्योंकि जो पहले हो चुका रिपीट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों ही चीज़ है, इसमें आप वो नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा आपको माइंडफुली चलना पड़ेगा ऐसे हस्बैंड के साथ। हेलो दी, मैंने आपको पहले क्वेश्चन पूछा था, आपने आंसर कर दिया, थैंक्स। बट आज के क्वेश्चन है कि अगर मेरे हस्बैंड पैसे नहीं देते तो क्या करूं। आपका मुझे क्वेश्चन याद आ गया कि आपने उनके पर्स में से पैसे निकाल लिए, तो उन्होंने आपको टोका भी नहीं, और लेकिन वो छुपा के रखने लगे, है ना। तो मैंने यही कहा था कि अब अपनी तरफ से आप कह रही थी कि बता दूं नहीं बता दूं, तो लेट इट बी। अब आप मुंह चढ़ के पैसे मांग लो। अगर वो फिर कुछ बात आगे बढ़े, वही मैंने पहले भी कहा था कि अगर वो खुद से बोले कि भाई तूने लिए थे इसमें से पैसे ये वो, तब डिनायल मत करना, है ना, कि नहीं लिए थे ये वो, तब कह देना कि भाई आप दे ही नहीं रहे थे तो मैंने सोचा निकाल लेती हूँ। इस तरीके से वो होता है कि उन्होंने बोला तो आप बता दो, लेकिन खुद जाओगी सत्य की मूर्ति बनने, हो सकता है उल्टा पड़ जाए सारी चीज़ें। बात यह है, अब आप कह रहे हो कि आपके मतलब कुछ पैसे हाथ में होने चाहिए, तो ऑब्वियसली होने चाहिए, उनसे सीधे मांग लो, दे देते हैं, 1 बार 2 बार कहते रहो, बिल्कुल ही ना दें, तब फिर अगला वो आएगा कि भाई पैसे तो तुम दे ही नहीं रहे, अब क्या करना। लेकिन पहले अब मांग लो कि भाई थोड़े पैसे होने चाहिए ना मेरे पास भी। तो देखो क्या कह के मना करते हैं, मुद्दा ये आता है, खाली मना करते हैं, क्या कह के मना करते हैं, उसके आधार पे आपको सोचना पड़ेगा कि अब क्या करूँ। नेक्स्ट, दीदी प्रणाम, मेरे पड़ोसी की पत्नी मुझे देखकर या मेरी आवाज़ सुनकर जैसे मैं गेट ओपन किया और कोई मिल गई हो तो मैं ही हेलो बोली, या जब मैं गेट के बाहर नहीं भी बोलती हूँ तभी पता नहीं वो मुझे हमेशा देखती रहती है, या मैं अपने गेट क्लोज करूँ या ओपन, अपने दरवाजे तेज़ से पटकती है, क्या करें प्लीज़ रिप्लाई। भाई उसका दरवाज़ा है, उसकी आँख है, वो देख रही है, क्या क्या करोगे इनमें, तुम्हें क्यों ही करना है। गली में सीसीटीवी कैमरा वाली आंटीज होती हैं, सुना नहीं, वो होती हैं, सबके यहाँ ही होती हैं। अब नेक्स्ट, मैम मेरी बेटी 4th क्लास में है, उसकी हाइट हेल्थ ठीक है, शरीर सामने से हैवी है, क्या करूँ। ब्रेस्ट के लिए अभी छोटी, कौन सी समीज पहनाऊँ। समीज नहीं, उसको स्पोर्ट्स ब्रा पहनाऊँ ताकि सही सपोर्ट मिल जाएंगी, बॉडी केयर की भी मिल जाएगी ब्रांडेड अच्छी, या फिर नॉर्मल भी मतलब मिल जाती है, पर स्पोर्ट्स ब्रा पहनाऊँ उसको तो वो ठीक रहती हैं उस तरीके से। क्योंकि जो वो आ रही है ना इनबिल्ट ब्रा वाली आदिरा वगैरह की, वो कामयाब नहीं है, मैंने ट्राई कर ली, वो इतनी कामयाब नहीं है कि बढ़िया है। नेक्स्ट, दी बहुत परेशान हूँ, मैं प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश टीचर हूँ, सैलरी ठीक है लेकिन पता नहीं क्यों जॉब करने का बिल्कुल मन नहीं, स्कूल का एटमॉस्फेयर बहुत ख़राब हो चुका है, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग ऑल दैट। कुछ टाइम पहले मैसेज किया था तो आपने बोला था धीरे धीरे बॉडी और माइंड फॉर्म में आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। फाइनेंशियल इशू है लाइफ में, हस्बैंड की सैलरी भी बहुत अच्छी नहीं है, बट नहीं हो पा रहा, डिप्रेशन में जा रही हूँ, प्लीज़ हेल्प। देखो जिनके पास पैसे नहीं होते ना, एक कड़वा सत्य लाइफ का यही है कि उनको डिप्रेशन में जाने की भी इतनी परमिशन नहीं होती अपने रोज़गार को लेके। आपको क्या लगता है, रेहड़ी पे जो लोग सामान लेके निकलते हैं बेचने के लिए कड़ी धूप में, या जो मज़दूर हैं, उनका शरीर दर्द नहीं करता होगा, है ना, उन्हें गर्मी नहीं लगती होगी। तो ऐसे लोग क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि उनको पैसे चाहिए, अगर वो नहीं कमाएंगे तो वो और उनकी लाइफ परिवार की सरवाइव नहीं कर पाएगी। अब उनकी ज़रूरतें उनके पैसों के हिसाब से हैं, लेकिन अब आ गए उससे ऊपर थोड़े से मिडिल क्लास वाले लोग, ठीक है। तो जिनको नहीं भी अपना लेवल बढ़ाना, लेकिन एक नॉर्मल लेवल सामान्य मध्य वर्ग परिवार का मेंटेन करना। अब हमारे पैसे पड़ रहे हैं कम, इसके लिए हम निकले जॉब करने, हमारे पास अधिकार नहीं होता कि हम उस जॉब को लेकर डिप्रेशन में जाएं। हम वो जॉब शौकिया करने नहीं निकले थे, उसकी हमें ज़रूरत थी, इसलिए हम करने निकले थे। तो इसलिए उस काम को जितना एंजॉय करना सीख लोगे उतनी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। जब तक नहीं सीखोगे यूं ही परेशान हम होते रहेंगे। सीधा सा हिसाब है लाइफ का कि
आप जो काम अपने आजीविका कमाने के लिए कर रहे हो ना, अगर आपको वही काम ऐसा लगने लगे कि यार ये कब ख़त्म होगा या आज तो छुट्टी नहीं है, ये भैया फिर कभी खुश नहीं रह पाते हम। डेली जिस काम के लिए जाना उसी में हम रो पिट के जा रहे हैं। तो आपके स्कूल में प्लानिंग चल रही है, प्लॉटिंग चल रही है, जो भी चल रहा है, हमारे पास हमेशा ऑप्शन होता है उसमें साइड रहने का। अगर ऐसी कंडीशन में कभी ये परिस्थिति आ जाए कि आपको ही फायर कर दिया, जी प्राइवेट है, कि चलो भाई तुम्हारी नौकरी ख़त्म, वो एक अलग चीज़ है कि भाई हम इनके प्लानिंग प्लॉटिंग में इन्वॉल्व नहीं हुए, कॉन्स्पिरेसी करके हमें निकाल दिया। लेकिन जी मेरा मन नहीं लग रहा, मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, इसलिए मैं छोड़ दूँ नौकरी, ये मैं कभी सजेशन नहीं दूँगी। ठीक, तो इसको एक चैलेंज की तरह लो और ये मान के चलो कि मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, अपने आप मन लगना शुरू हो जाएगा। हेलो दी, बहुत दिन बाद आपकी आवाज़ सुनी, बड़ा अच्छा लगा। आज मेरा जो पेपर होना था हो गया, अच्छा गया है, बट इतनी असफलता के कारण अभी भी डर लग रहा है कि एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं। अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तरीका बताइए कोई जिससे मैं बाकी काम पर ध्यान दे पाऊँ। मान के चलो दोनों चीज़ें एज्यूम करके कि हो गया तो आपका रिएक्शन क्या होगा, और नहीं हुआ तो आपका रिएक्शन क्या होगा। दोनों ही चीज़ें एज्यूम करके देख लो एक बार तसल्ली से। ठीक है, पूरा प्रॉपर फील करके देख लो कि अगर ऐसा हो जाता है तो मैं क्या करने वाली हूँ, और ये नहीं होता तो मैं क्या करने वाली हूँ। ये ट्रिक मेरे लिए काम करती है। तो आप सॉर्टेड हो कि ठीक है फलां तारीख को रिजल्ट आएगा, उस दिन ये हुआ तो ये होना है और ये हुआ तो वो होना है। इसके बीच के दिन में अब हमारे लिए करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो फिर बैक टू नॉर्मल लाइफ। ये काम कर जाता है मेरे लिए, तो आप भी ट्राई करके देखना। हेलो मैम, मेरे मामा जी की बहू मेरी भाभी से फ़ोन पर बातें करती है, हमारे बारे में पूछती है कि क्या चल रहा है इनके घर, सभी बातें बताओ। बट जब हम मामा जी की बहू से पूछते हैं कि आप कॉल करते हो भाभी से, फिर मना कर देती हैं, बोलती हैं मैंने नहीं किया, मैं क्यों करूँगी। गुस्से से बोलती हैं, इसमें गुस्से वाली क्या बात है, साइड बता दें, सीधा बता दें कि हाल चाल पूछती हूँ मैम प्लीज़ बताएं, फिर वो कॉल क्यों करती हैं, मानती क्यों नहीं कॉल करने के बाद। या तो भाई उसका वही है कि इनकी बहू को थोड़ा सा भड़काओ, उल्टा सीधा पढ़ाओ, इनके घर में तिल्ली, वो कहना ना, वो तिल्ली लगाने वाला। अब यहाँ पे सारा खेल वहाँ डिपेंड करता है कि आपकी भाभी जो है वो कितने कच्चे कानों की है या नहीं है। अगर वो अपने दिमाग से डिसीजन लेने वाली होगी तो किसी के कहे में आएगी नहीं। लेकिन अगर उसने पट्टी पढ़ाई कि हाँ जी, मान लो आपके परिवार को उनसे पहले जानती है, कुछ उल्टी सीधी उसने बोला, फिर उसके आधार पर वो अपना माइंड मेकअप कर ले, तो कुल मिला के लेकिन इस तरीके का जो वो कर रही हैं, अगर आपके मामा जी की बहू का है कि कॉल क्यों करती हैं तक सही था, लेकिन पूछने पे कह रही है मैं क्यों करूँगी, तो ऐसे आदमी सिंपल है कि भाई तिल्ली लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी भाभी अगर सुन रही हो तो सिंपल सी बात है, उनको यही बोलो कि वो कॉल आपको करती हैं, जो भी बातें कर रही हैं, लेकिन देखो आप स्पीकर पे पूछना कि वहाँ से जब हम पूछेंगे ना, देखो मना करती हैं, तो उनको भी खुद समझ में आ जाएगा कि अगर वो इतनी बढ़िया होती तो झूठ क्यों बोल रही हैं, है ना। एक बार उनके सामने ही क्लियर कर दो कि आपसे बराबर बात करती हैं, लेकिन देखो जब हम पूछ रहे हैं तो मना कर रही हैं। एक बार आदमी झूठा साबित हो जाए ना, फिर उसकी बात हल्की हो जाती है। वो सच भी बोलेगा ना तो उसको जल्दी कोई लेता नहीं उस चीज़ को कि हाँ ये कह रहा था सही होगा। ये आपको दिखा देना उनको, बाकी फिर भैया आपकी भी किस्मत कि आपकी जो भाभी हैं वो कितना हद तक उस पे जाती हैं, नहीं जाती हैं। मैम अगर भाभी के साथ रिलेशन ठीक ना हो तो क्या उसकी बेटी यानी मेरी भतीजी से अपने बेटे की राखी शुरू कराऊं। मेरे बच्चों की पहली राखी है इस बार, भाभी चिढ़ती हैं, बहुत सुनाती हैं, उसकी एक ही बेटी है इसलिए जलती है कि तुम्हारी तो फैमिली कंप्लीट है एटसेट्रा। भैया अपनी तरफ से एक बार तो कह ही दो, अगर मन है चलाने का, अगर ज़रूरी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कज़िन तो कज़िन ही है, तो जिनकी बहुत अच्छी होती है वो दोनों तरफ से होता है म्यूचुअल। लेकिन हाँ अगर आपको लगता है कि मतलब मुझे लेना चाहिए स्टैंड, तो आप बेटे की माँ हो तो आपको एक बार कह देना चाहिए। ये मुझे लगता है पर्सनली कि बेटी की माँ को नहीं कहना चाहिए, बेटे की माँ को कह देना चाहिए कि भाई उससे हमारे बेटे की राखी ये करेगी, आ जाएँ ठीक है, नहीं तो पहला त्योहार है, जैसा एक बार हो जाएगा वैसे ही आगे चलता रहेगा। Hi dear, मेरी MIL always call every day and talk to my husband. That time I am always sleeping due to my job hours. She know very well the job routine of both of us. My जेठानी never calls me
When I call them, they talk very well to me. Things is I am feeling that it's always me calling them and they don't call me. They never share anything what's happening back home, just mostly hal chal or about the children. Sometimes I also don't feel to call them as they never call me. I don't like this. I feel as if I am not the part of family. Don't know why. Please suggest, should I call them every time? हाँ, आपको ना लग रहा होगा कि आपको बाहर का क्यों माना जाता है। जब हम वर्किंग होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जो होम मेकर्स होती हैं, वो हमारे रिश्ते में जो भी हों, सास ननद जेठानी देवरानी, हम उनके लेवल तक नहीं बॉन्डिंग बना पाते, क्योंकि हमारा एक लंबा समय वहाँ जा रहा है। उसके बाद फिर हम आके रेस्ट कर रहे हैं, है ना। हमारी एनर्जी, हमारी वाइब्स अलग हो जाती हैं, कितनी भी हम कोशिश कर लें। तो जितना फॉर्मल चल रहा है, भले आप ही कर रहे हो सकता है वो पॉजिटिवली सोचो ना कि वो इसलिए ना करती हो कि वो इस टाइम थक रही होगी या सो रही होगी, कुछ इस तरीके का हिसाब किताब है। तो जब आपको टाइम मिलता है अपने बिजी शेड्यूल में, आप अपने अकॉर्डिंग फ़ोन कर ले तो इट्स बेटर, ये ज़्यादा कन्वीनियंट है ना आपके लिए। तो इस चीज़ में मत पड़ो कि मैं ही कर रही हूँ वो नहीं। जब बात यह है, जब आप कर रहे हो तो वो अच्छे से बात कर रहे हैं, दैट्स द मेन पॉइंट। ठीक है, इतना वो मत करो कि मैं इसका पार्ट नहीं हूँ फैमिली का। देखो होते तो हैं ही नहीं हम, ये तो एक मुखालदा है दिल का कि हाँ जी हम वो नहीं होते हम कभी भी, लेकिन एक बना रहे टर्म्स तो वो ज़्यादा अच्छा। हेलो दी, मैं बहुत परेशान हूँ अपनी सास से। जब देखो तब किसी भी बात पर मुंह फुला लेती हैं, कुछ भी बोल देती हैं। आप बोलते हो अवॉइड करो, बट कितना करें, कैसे करें जब पूरे टाइम सामने ही हो। फिजिकली तो अवॉइड हो जाती है, मेंटली मैं बहुत स्ट्रेस्ड रहती हूँ। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, लगता कहाँ चली जाऊँ। अब हस्बैंड सपोर्टिव हैं, बट सास फिर भी नॉर्मल बिहेव नहीं करती। मैं उनको हैंडल ही नहीं कर पा रही, क्या करूँ, बहुत रोना आता है, प्लीज़ हेल्प मी। सीखना पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो सब ठीक है, तुम्हें लग रहा है, लेकिन हस्बैंड ठीक है ना, तो समझ लो आधी ज़िंदगी, आधी से भी ज़्यादा 75% तुम्हारी ज़िंदगी सुधरी भी है अगर हस्बैंड ठीक है। बच्चे हैं, घर का काम है, अब वहाँ पे एक टेप रिकॉर्डर चल रहा है, तुम उससे इफ़ेक्ट हो रही हो, लेकिन जब पूरी कोशिश करोगी ना, नहीं होगी इफ़ेक्ट। ट्राई मोर हार्डर कि भाई नहीं, ये कुछ भी बोलें कुछ भी करें, मुझे व्यस्त रहना है मेंटली दूसरे कामों में। फिजिकली से ज़्यादा मेंटली व्यस्त रहना ज़रूरी होता है, एंड उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है लर्न समथिंग न्यू और मेक समथिंग क्रिएटिव। आपका दिमाग बिजी हो जाता है उसमें। घर के काम में ना हम रोबोटिकली करते रहते हैं सारे काम, वो रिदम में आ जाते हैं। कपड़े धो रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, सफाइयाँ कर रहे हैं, दिमाग अलग ही चल रहा है। होता है, ये सबके साथ होता है। लेकिन जब आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, कोई नया सूट सिल रही हूँ मैं, या मैं कुछ पेंटिंग बना रही हूँ, कुछ है, मजा आए कि दिमाग इधर उधर चला जाए। इस चीज़ को आपको अपने हक में यूज़ करना है। दिमाग को बिजी कैसे रखोगे, इस पे ध्यान लगाओ, अपने आप वहाँ से हट जाएगा। वही जो मैंने पिछले एपिसोड में बोला था कि जब स्क्वायर ढूंढते हो तो स्क्वायर ही दिखते हैं, ट्रायंगल और सर्कल पे ध्यान ही नहीं जाता। तो वो स्क्वायर आपका माइंड को बिजी रखना है, उनको ढूंढो, अपने आप वो ब्लर होनी शुरू हो जाएंगी। मेरी मम्मी की एक चीज़ मेरे को समझ नहीं आती, जब मैं उनसे अच्छे तरीके से बिहेव करती हूँ तो वो रूडली बात करती हैं, और जब मैं रूडली बात करती हूँ तो वो अच्छे से बात करती हैं। मेरे को इतना मजबूर कर देती हैं रूडली बात करने को, और ये मैंने अब एटलीस्ट 12 मंथ से पैटर्न देख रही हूँ। ये चीज़ मुझे अंदर से बहुत दुखी करती है, उनसे रूडली बात करना। मैंने उनसे पूछ के भी देख लिया कई बार साफ साफ, उस वक्त मैं बिल्कुल टूट जाती हूँ, बहुत रोती हूँ, जबकि वो स्ट्रेट फेस। क्या ये नॉर्मल है? सेम चीज़ आपकी हो रही है, आप अपनी मम्मी को लेके हो। अगर मैं अपनी लाइफ में देखूँ ना, तो मेरे बच्चों के साथ है ये। अगर मैं इनको बहुत सॉफ्टली, बहुत बेटा बेटा करके, जैसे नॉर्मल पुचकार के काम करवाऊँ ना, एकदम हवा में उड़ जाती हैं, और मैं अपना स्ट्रिक्ट टीचर वाले मोड में रहती हूँ, फिर कर लेंगी। तो ये मैं इनसे एग्जैक्ट सेम चीज़ बार बार कहती हूँ कि मैं रोज़ सोचती हूँ कि आज आपको बहुत प्यार से उठाऊँगी, बहुत प्यार से ये करूँगी, लेकिन मैं कहा तुम लोग सुनते ही नहीं यार। जब तक चिल्ला के ना पढूँ, या जब तक मैं स्ट्रिक्टली बात ना करूँ, बिना स्माइल करे तो उठते ही नहीं करने के लिए कोई काम। तो वो सेम चीज़ है, मे भी उनका नेचर है ना। या फिर एक मुझे जो समझ में आता है ना, वो भी है कि जैसे हम किसी से प्यार से बात कर रहे हैं ना, तो वो एकदम रूडली बात करना शुरू हो गया, या बदतमीजी, क्या ना, सीधे शब्दों में कहूँ तो सिर पे चढ़ जाते हैं।
वो वाली चीज़ बच्चों के लिए तो कह ही सकते हैं। तो मुझे लगता है वो अटेंशन सीकर होते हैं कहीं ना कहीं, जो मुझे समझ में आता है वो अटेंशन सीकर होते हैं। तो जैसे हम थोड़ा सा उनको भाव दे रहे हैं ना, तो वो ज़्यादा ले लेते हैं भाव। अगर फिर हमें उनको दिखाई देता है ना कि अरे ये तो सामने वाला गुस्सा हो गया, वो तुरंत बैक फुट पे आके नहीं 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 हम कर देते हैं। होती है ये चीज़, मुझे लगता है वो प्रॉब्लम है। तो मैं जिस दिन इसके हल पे पहुंच जाऊंगी उस दिन मैं भरोसे के साथ आपका प्रश्न याद रखूंगी, आपको ज़रूर बताऊंगी जब कभी भी लगा मुझे। लेकिन अभी इसका फुल प्रूफ मेरे पास ऐसे इंसान का ना इलाज है नहीं कि जो इस तरीके का हो कि आपने ज़रा सा भाव दिया तो एकदम हवा में उड़ गया, फिर आपको रूडली बात करनी पड़ी, दम नीचे आया। उसको कैसे सही तरीका बिल्कुल ऑथेंटिक जो होना चाहिए हैंडल करने का, अभी मेरी खोज जारी है। तो जब मिल जाएगा आई विल शेयर। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी शादी को 18 साल हो गए। सास ने शुरू से ताने ही दिए हैं, कभी मैके को लेके, कभी मेरी पढ़ाई को लेके। मेरे हबी और मुझे साथ देखकर भी मुंह बना लेती हैं। शादी के बाद जब मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी तब भी उन्होंने बहुत तमाशे किए। फिर बीच में कुछ सालों बीमार रही, देवरानी ने पूछा भी नहीं, तब मैंने सेवा की, उनका बिहेवियर थोड़ा ठीक हुआ। बट अब फिर पहले जैसी हो गई हैं। मेरा उनसे बात करने का बिल्कुल मन नहीं करता, सिर्फ नाम की बात करती हूँ। क्या मैं सही कर रही हूँ? बहुत सही कर रही हूँ, नाम की सही बात तो कर रही हो, टाइम पड़े पे सेवा भी कर दी, बिल्कुल सही जा रही हो, कोई कुछ भी कहे। नेक्स्ट, हेलो दी, आई एम 3.5 मंथ प्रेग्नेंट एंड लिविंग इन अ सिटी विद हस्बैंड ओनली। हम दोनों ही वर्किंग हैं, बट मैं 4 बजे तक आती हूँ घर, वो 10 बजे तक। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती तो बोलते हैं नाटक करती हो, प्रेग्नेंट लेडीज़ कितना काम करती हैं, तुम आलसी हो, बस लेटी रहती हो। अगर मेरी तबीयत ख़राब हो तो फिर खाना नहीं बन सकता घर में, मुझे ही फिर उठना पड़ता है। वो समझते ही नहीं मेरी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। अभी बहुत बुरा भला बोलते हैं मुझे, मन नहीं करता इनके साथ रहने का। प्रेगनेंसी में इतना स्ट्रेस दिया है, इतने मंथ्स मुझे, जॉब है तो घर भी नहीं जा सकती, मायके मेरा दूसरे स्टेट में है। एक मिसकैरेज पहले हो चुका है, बहुत डर लग रहा है इस बार। पता नहीं इसका क्या ही सोल्यूशन आप बताओगे, पर शेयर कर रही हूँ, बस मन किया। अंदर से दुखी हूँ बहुत, कोई सपोर्ट नहीं। सबसे पहले तो देखो, अगर हो सकती है पॉसिबिलिटी तो कोई मेड लगा लो, है ना। और दूसरी चीज़, अब 3.5 महीने हो गए, देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है ना उसमें आती हैं सारी चीज़ें। 3 महीने के बाद आपकी बॉडी नॉर्मल उसमें आने लगती है। 3 से लेके 6 महीने तक आप बिल्कुल मज़े में काटते हो प्रेगनेंसी के। उसके बाद फिर 7वें महीने से दिक्कत होती, क्यों? क्योंकि पेट बढ़ने लगता है ना, बच्चे की ग्रोथ होती है, वो ऊपर रिब्स में अड़ता है, उस तरीके की चीज़ें होती हैं। लेकिन जो मिसकैरेज वाली प्रॉब्लम है वो भी अपने डॉक्टर से एक तो सही से कंसल्ट करो, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। लेकिन मेड लगा लो, तो किसी दिन जॉब से थक के आई हो, नहीं मन होगा तो एटलीस्ट खाना बन जाएगा। खाने वाली ही लगाओ, अगर ऊपर के काम के लिए नहीं भी मिल रही, खाने वाली ही लगाओ जो शाम के लिए खाना बना दे, है ना। बाकी अपना सुबह जितना हो सके वो कर रहे हो, लेकिन एक हेल्पिंग हैंड होना चाहिए। तो जब आपकी कहना टेक केयर या तो हस्बैंड कर ले, कोई और कर ले, लेकिन कोई तो चाहिए ना। तो आपका जो एक वो है ना स्ट्रेस लेवल, वो थोड़ा मेंटेन रहेगा। आपको ये नहीं लगेगा कि अरे मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। अभी क्या है, आप 2 ही जने दिख रहे हो, तो वो लग रहा है कि इनको मेरी केयर करनी चाहिए, वो कर नहीं रहे, समझ नहीं रहे या समझना चाहते नहीं। लेकिन ऑलरेडी आपका एक मिसकैरेज हो चुका, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट योर प्रेगनेंसी। डॉक्टर से कंप्लीट अपनी सलाह करते रहो, चेकअप रेगुलर करते रहो एंड बी हैप्पी। इस टाइम पे अगर पति सपोर्ट कर दे बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर रहा, भाई बच्चा तुम्हें पैदा करना है, सीधी एक लाइन ये है। शरीर तुम्हारा जाने वाला है, मिसकैरेज हो गया तो भी बैंड बजेगी, पूरा टाइम निकल गया उसके बाद डिलीवरी होगी तब भी, वो तुम्हें झेलना है। इमोशनल सपोर्ट वो दे सकते हैं, बहुत बढ़िया। नहीं भी दे रहे ना, तो अपने इमोशनल सपोर्ट का इंतज़ाम खुद कर लो, मजबूत रहो दिमाग से। नहीं तो नहीं भी होता होगा ना, तो भी कोई ना कोई परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो फिलहाल अपने और अपने बच्चे के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व रहो, बजाय ये कि ये क्यों नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, दैट्स इट, ख़त्म। अब क्या, आगे की सोचो, ठीक है। इनके साथ ये वो चीज़ें बाद में देख लेना, पहले अपना और अपने बच्चे का देखो। अभी 6 महीने यही वो फॉलो करो, ज़्यादा ध्यान मत दो कि मतलब ऐसे मौके मत आने दो घर में कि कुछ हो कलेश। काम की वजह से हो रहा है, खाना नहीं बन रहा है, ये वो, मेड लगा लो, खाने वाली लगा लो।
मैम मेरा पति ना तो कोई जॉब करता है, ना ही कभी कोशिश करता है आगे बढ़ने की। मेरा एक बेटा है और वो स्पेशल चाइल्ड है। मेरी एज 32 साल की है, मेरे पति की 40। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, बहुत टेंशन में रहती हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। अगर वो जॉब नहीं कर रहे तो घर में होंगे, तो वो घर में हैं तो आप निकलो बाहर। यही है ना भाई, 2 लोग हैं, तो 2 लोग में से कोई एक भी अगर कमा रहा है तो घर चल जाता है। एंड इट्स नॉट अ बिग डील कि आप कमाएँ वो ना कमाएँ। अगर वो नहीं करना चाह रहे हैं कुछ भी है और आप कैपेबल हो, पैसे कमा सकती हो, तो मेन दिक्कत तब होती कि वो निकल भी रहे हैं, ढंग से कमा भी नहीं रहे। आपका बच्चा स्पेशल चाइल्ड, आप उसको भी छोड़ के नहीं जा सकते, तब क्या हो। लेकिन अभी आपकी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सिंपल तरीके से निकल के जा सकते हो इसमें से, कि ठीक है उनको काम नहीं करना, वो घर पे रहें, आप कर लो जॉब जो भी आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से मिल रही है। मेरी शादी को 6 महीने हो गए हैं, 4 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। रात को सास हमारे साथ बेड पर ही सोती है 2 मंथ से। गुस्सा आता है, हस्बैंड बोलता है सास अकेली सोएंगी, यहाँ हमारे साथ ही सो जाएंगी बेड पर ही। हम 3 सोते हैं, इस वजह से लड़ाई भी हो गई मेरे हस्बैंड के साथ, पर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब भाई इसके देखो 2 चीज़ें हो सकती हैं। मे बी फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, वो प्रिकॉशन लेना चाह रही हैं कि भाई बच्चा को कुछ ना हो, आप लोग साथ ना रहो। डॉक्टर भी कई बार बता देते हैं कि भाई इस बीच में आपका संपर्क ना आए। मे बी वो इस वजह से सो रही हैं, या फिर जो 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं इस चैनल पे, इस तरीके की सास हो गए कि भाई उनको बीच में ही सोना है, उनको देखना ही नहीं है बेटा बहू को साथ। अगर वो वाला पीस आपके हिस्से आ गया तो अलग चीज़ है। लेकिन अगर वो बच्चे की वो बनी रहे सुरक्षा, ये वो जो भी है, मतलब उस तरीके से सो रही हैं, तो लेट इट बी। आपका भी 4 महीने की आप प्रेग्नेंट हो, अभी तो आपका टाइम वैसा चल रहा है। तो अभी जो मैंने पीछे बताया ना भाई, अगर मैं अपनी प्रेगनेंसी का टाइम याद करूँ, भले मुझे इनफर्टिलिटी के बाद हुआ था, लेकिन अगर मेरे को फर्स्ट ईयर में भी हो जाता ना कंसीव, उस टाइम पे अपने और अपने बच्चे के अलावा कहाँ कुछ सूझता है कि कौन हमारा ध्यान रख रहा है, कौन हमसे सीधे मुंह बात कर रहा है, कौन टेढ़ा मुंह बना रहा है। भाई उस टाइम पे जान गले में अटकी हुई होती है कि मैं और मेरा बच्चा उस टाइम तक सही रहें, डिलीवरी ठीक हो जाए, अपना शरीर से, मन से, क्योंकि जो भी हम सोच रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं हमारे बच्चे में जा रहा है, सारा ध्यान तो उसी में लगा रहता है। तो इतना ध्यान जा कहाँ रहा है कि बराबर में कौन सो रहा है, सो रही है सो लेने दो। आप अपने बच्चे के साथ हो, वो अपने बच्चे के साथ है, ये सोच के तसल्ली रखो, चिल मारो, अपनी प्रेगनेंसी का टाइम निकालो, प्रभु का ध्यान करो। ये सब चीज़ें होती हैं करने की इस टाइम पे। किसी भी तरीके का टेंशन लेने वाले टाइम ये नहीं होता। बाद में देखना बाकी चीज़ों कि हाँ अब क्या हो रहा है। मैम मेरी देवरानी मेरे आगे तो अच्छी बनती है, लेकिन मेरे पीछे मेरी बहुत बुराई करती है, क्योंकि हमारे रिश्तेदार हैं जो मुझे सब मेरे नेचर की वजह से पसंद करते हैं। अब वो उनमें से झूठी बातें फैला रही थी कि मेरे ससुर के साथ मेरा रिश्ता गलत है। मैं उसे ये बात पूछना चाहती हूँ, लेकिन जिसने ये बात कही है वह चाहते हैं कि हमारा नेम ना आए। बताने वाले ने मुझे भी विश्वास से बताई, बट मैं परेशान हूँ, कहूँ या नहीं। ये जो विश्वास में लेके बताने वाले होते हैं ना भाई, राड़ की जड़ इन्हीं की होती है। अब जब इतना अपनापन दिखा दिया, इतना विश्वास लेके बता दी ऐसी बात, तो अब तो उसे पकड़ के लेके जाओ कि या तो चलो, नहीं तो मैं जा रही हूँ कन्फ्रंटेशन करने और मैं नाम लूँगी। फिर लेना मत लेना, उसमें देखो एक फ़ायदा हो जाएगा तुम्हारा। आइंदा ऐसी कोई बात जो तुम्हारे पीछे हो रही है, तुम्हें सुनने में अच्छी नहीं लगेगी ऑब्वियसली, तो जब तक हम वो सुनेंगे नहीं वो बात, तो हमें बुरा भी नहीं लगेगा। तो राड़ की जड़ कहने वाले से ज़्यादा मुझे हमेशा लगता वो हमारे शुभचिंतक जो आके हमें बता देते हैं। अगर वो हमें बताएं ना तो मस्त चल रही है लाइफ। आपके सामने आपकी देवरानी ठीक है, इधर उधर कुछ भी गा रही है, जिनके साथ गा रही है वो फिर भी आपके साथ बोल रहे हैं, क्या ही बिगड़ रहा है। गा लेने दो उसे सब चीज़ें। मुसीबत वहीं शुरू होती है जिसके सामने गाया, वहाँ तो हमारा नाम नहीं आना चाहिए। आपको आगे बता दी तो क्यों बता रहा वही तू, फिर अपने पास रख। सबसे पहले तो ऐसा को करेंगे, नहीं नहीं अब आपने बता दी, अब तो कन्फ्रंटेशन होएगा, बताना है तो करो मत करो, लेकिन दहशत हो जाएगी। आइंदा से आपके बारे में कोई बात कोई सुनेगा ना आके, आपको नहीं बताने को, और जब आप सुनोगे नहीं आपको टेंशन नहीं होने की, बात खत्म। यहाँ इतने बड़े कोर्ट कचहरी चल नहीं रहे, इनमें दुरानी जिठानी सास नंदों के मुद्दे में कि जी अगर हमारे पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है हमें पता नहीं चल रहा, तो हे भगवान क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होना, सिवाय दिमाग ख़राब करने के फालतू की बातें रहती हैं, जिनका कहना चाहिए आगे आने वाले सालों में ना सिर न पैर।
केवल एक और एक मोटिव मुझे समझ में आता है सारी कलेशों का, अगला शांति से रह रहा है, रह रही है, औरतों की बात करूँगी मैं तो इसमें मेन, कि अगली शांति से रह रही है, उसकी शांति में तिल्ली डालनी है हमें। तो हम कुछ कहेंगे, इधर उधर से घूम के उसके पास पहुँचेगी, फिर वो रिएक्ट करेगी, नहीं भी रिएक्ट करा, वो घर में सब्जी बनाती बनाती सोच रही है जी अब मेरे को यूँ कह दिया, आज मेरे को यूँ कह दिया। सच्ची कह दी तो भी उसके पेट में दर्द रहेगा, और झूठी कह दी फिर तो बिल्कुल ही बावली हो जाएगी कि भैया मेरे को कैसे कह दिया मेरे ससुर के साथ, ऐसे कैसे हो गया ये वो इसीलिए तो कहते हैं ताकि आप सुकून से ना रहो, और उनका काम हो गया। तो उसका काम करा किसने? जिसने आपको रिपोर्टिंग करी। ऐसे दोस्तों से, ऐसे शुभचिंतक रिश्तेदारों से साफ मना करो कि भैया तुमने जो भी सुना है, जैसी वो कहे ना अरे तुझे पता है ऐसा हुआ था, सीधे पहले वहीं काट दो उनकी बात कि आप जो भी बताओगे ना मैं कन्फ्रंट करने जाऊंगी, मुझे नहीं लगता डर किसी से, और आपका नाम लेके बोलूँगी। तो अगर कन्फ्रंटेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो तो बताना, नहीं तो अपने तक ही रख लो, मुझे जानने में दिलचस्पी नहीं है। एक बार थोड़ा कड़क सा लगेगा उन्हें कि और देखो हम तो इसे बताने जा रहे थे कैसे बोल रही है, लेकिन भैया आगे के लिए जीवन सुखी हो जाएगा, सीख लो ये बात कहनी कि कोई भी जो आके बुराइयां करता है ना कि वो तेरे बारे में ये कह रही थी, वो शुभचिंतक नहीं है। कहने वाला जितना बड़ा पेंच लगा हुआ इंसान है ना, वो बताने वाले भी उसी लेवल के हैं। भले शब्द उनके उगले हुए नहीं है, लेकिन पहुंचाने का आप तक मोटिव यही होता है। वो भला नहीं चाह रहे आपका मेंटल पीस की बैंड ही बजानी है और आपने बजवा ली। आगे अब तो छोड़ो, अब उनने ससुर के साथ कहा कुछ कहा, मन करे कन्फ्रंट करना, नहीं मन करे मत करना, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन उस जिसने आपको रिपोर्ट करा है ना कि तेरे पे विश्वास करके कह रही हूँ ये वो, भैया उसका विश्वास उसकी जेब में रख के आओ वापस कि मेरे पे आज के बाद विश्वास मत करियो, मैं तो जा रही हूँ उससे पूछने और तेरा ही नाम लूँगी कि फ़लाँ ने बताइए मुझे, तो बता बस। हेलो दी, मेरे पेरेंट्स का मेरे भाई भाभी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, 90% गलती मेरे पेरेंट्स की है। मेरे भाई भाभी मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब मैं अपनी भाभी का साथ देती हूँ तो मेरे पेरेंट्स मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, क्या करूँ? प्लीज़ सजेस्ट कीजिए, मेरी भाभी या भाई की कोई गलती नहीं है, वो अपना हर फ़र्ज़ निभा रहे हैं। हाँ तो देती रहो उनका साथ। वैसे तो देखो हम कहीं के न्यायाधीश लग नहीं रहे, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आती है तो जो सही है साथ उसी का देना चाहिए, भले वो फिर भाई भाभी हों या पेरेंट्स हों। नाराज़ हो रहे हैं होते रहें, अपनी गलती जब किसी को बताओ ना कि तुम्हारी ये गलती है तो वो नाराज़ ही होएगा, खुश हो गए तो कहेगा नहीं कि हाँ मेरी बेटी ने वाह वाह मेरी गलती निकाल के बताई। क्या कहने, उनसे क्या ही एक्सपेक्ट कर रही हो, अपने माँ बाप के खिलाफ बोल रही हो, नाराज़ ही होंगे तो होने दो। अब गलती है तो है उनकी, जो सही है उसका साथ दो, वैसे तो नहीं तो साइड खड़े रहो, ना इसको साइड दो ना उसको, तो सही है। चलो जी नेक्स्ट। दी प्लीज़ रिप्लाई, मेरे हस्बैंड 2 भाई हैं, दूसरा ऊपर रहता है, मैं सास के साथ नीचे। जो सबकी मर्ज़ी थी 12 साल से वो मानी कि कोई काम नहीं करते। 4 बार सर्जरी भी करवाई तो हॉस्पिटल में, हस्बैंड घर में, मैं काम करती हूँ, वो जब अपनी मौज करते हैं तब मैं माँ के पास आते हैं। अब काम नहीं करता, जेठ तो रोज़ आकर सारा दिन माँ की केयर का दिखावा करता है पैसों के लिए, रसोई में घुसकर हर चीज़ छेड़ता है, खाना एक टाइम भी नहीं देते, सास भी हर बात पर उनकी साइड लेती है। बहुत डिप्रेस्ड हूँ, हस्बैंड अलग भी नहीं होना चाहते, 16 साल हो गए, बच्चे टीनेज हैं, उनका ख्याल भी नहीं रख पाती, आपस में लड़ाई होती है, क्या करूँ? अब भैया तुम्हारे हस्बैंड तो समझेंगे नहीं, उन्हें समझना होता तो तब तक समझ ही लेते, है ना? और बड़े बुड्ढों का पता नहीं दिमाग घुटनों में चला जाता है, क्या होता है यार, देख ही नहीं पाते कि कौन सामने से बोल रहा है मीठा मीठा, या जो हमेशा से करता आ रहा उसको कुछ तो ड्रॉबैक कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी को मिलना चाहिए कि हाँ भाई अगला सेवा कर रहा है, वो आके 4 मीठी बातें बोली और ये पिघल जाते हैं, नहीं समझ में आता। लेकिन आप इतना इरिटेट मत हो, आपकी इसलिए सलाह मेरी यही है, इरिटेट मत हो। इस इरिटेशन का कुछ हल होना नहीं है, बल्कि जो चीज़ें ठीक चल रही है ना आपकी लाइफ में वो भी ख़राब हो जाएंगी, है ना? तो बैठ रहे हैं आके प्रभु पे छोड़ दो, जो आपके इन लॉज का दिमाग चलेगा होगा तो वही। जितना हो सके फाइनेंशियली अपना ठीक ठाक रखना हिसाब किताब, कि वो नहीं भी दें कुछ तो आपका काम हो जाए, और जितनी उनकी सेवा कर रहे हो वो पुण्य समझ के ईश्वर को समर्पित कर दो, कहीं ना कहीं भगवान देंगे फल, अगर वो नहीं दे पाते तो।
हेलो मैम, मेरे हस्बैंड मुझसे झूठ बोला कि वो कंपनी जा रहे हैं। मुझे उनके फ्रेंड का कॉल आया कि वो तो बाहर थे। मैंने पूछा तो बोला ऑफिस में था। 2 बार ऐसा हुआ। मैंने उनके फ्रेंड को कॉल की उनके सामने, तो बोले मेरे फ़ोन हाथ मत लगाना, मेरा फ़ोन चेक मत करना। उनका मोबाइल मेरे पास ही रहता था। मेरे मोबाइल मेरी बेटी ने ख़राब कर दिया। उनसे सवाल करो तो बोलते हैं जो समझना है समझ। मैरिज से पहले उनका अफेयर था। मुझे डाउट है, उससे बात करते हैं, पर कंफर्म नहीं पता। उसकी मेरे लिए न्यू मोबाइल लेकर आए जबकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? बहन देखो, इसके 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक आइडियल और एक प्रैक्टिकल। आइडियली में तो आप खोजबीन करेंगी एज अ पत्नी, ठीक है, आपको जो लग रहा है कि नहीं मेरा पति है वो। प्रैक्टिकल ये है, छड्डो, जैसा भी चल रहा है चलने दो। जब तक आपको पता नहीं, आपको कुछ नहीं पता ना, जब तक सही है सब। सपोज करो आपने ज़्यादा खोजबीन करी और जिस चीज़ का आपको डर है वो निकल गया, तब क्या करोगी? उसके लिए पहले मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ कि मैं तब क्या करूँगी अगर हाँ मेरे पति का अफेयर निकला या वो किसी के साथ होटल में जा रहा था और मेरे को अब पता है कि वो गया है। रह लोगी उनके साथ? तो जैसे चल रहा है चलने दो, जब तक सिर से ऊपर पानी ना चला जाए। या फिर इतने आइडियल हो कि नहीं मेरे को तो बिल्कुल प्योर आदमी चाहिए, मेरे को बांटना है ही नहीं बिल्कुल भी, मुझे खोज निकालनी है और अगर ऐसा निकला तो मैं छोड़ दूंगी, वो वाले ट्रैक पे हो तो दूसरा रास्ता है। लेकिन रहना इन्हीं के साथ है तो भैया शांति में जैसे चल रहा है चलने दो, ज़्यादा कुरे दो मत इस चीज़ को। मेरे तो पर्सनल और प्रैक्टिकल ये सलाह है। हेलो मैम, मेरे और मेरे हबी के बीच हर छोटी छोटी बात पे बहस हो जाती है। 4 साल हो गए शादी के, हम ऐसे एक साथ कैसे खुश रहें? प्लीज़ रिप्लाई। रह लेते हैं। बहस हो रही है इसका मतलब आप पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो ना अपने। तो बहस तब तक कोई दिक्कत नहीं है अगर जिसकी गलती है, कभी किसी की निकलेगी कभी किसी की निकलेगी। और अगर मुझे लगा मेरी गलती है, अगला आदमी सही कह रहा है, तो फिर ये नहीं कि हर बहस मुझे जीतनी है। गड़बड़ वहाँ होती है जब बहस शुरू हो गई लेकिन दोनों लड़ रहे हैं जीतने के लिए। बहस है चल रही है भाई, एक आदमी दूसरा बता रहा पॉइंट, एक आदमी दूसरा बता रहा है, लेकिन एक टाइम पे आके अपने अपने बताते बताते किसी एक को लगता है कि हाँ यार कह तो सही रहा है। अगर वो चीज़ आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े दिन बाद आपको एक दूसरे का सोचने का प्रोसेस पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, रिश्ते में चलता रहेगा। लेकिन अगर बहस इस नज़रिए से हो रही है कि छिड़ गई बहस और अब मुझे जीतना ही जीतना है, फिर तो लड़ते ही रहोगे। तो अभी इसमें शुरुआत आप कर लो अपनी तरफ से। किसी भी बात पे जब बहस होती है ना, थोड़े ठंडे दिमाग से उसको जीतने के उससे नहीं, सुने करो कि वो क्या कह रहे हैं, फिर जो आपके हिसाब से है वो बता दिया करो, डिस्कस करो, बहस नहीं। तो देखो, पर ऐसा कुछ नहीं है कि 4 साल लड़ाई होती रही तो होती रहेगी। हमारी भी होती थी शुरू में, बातें कम और बहस ज़्यादा हो जाती थी क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यूज़ अलग अलग होते थे, लेकिन सेम चीज़ थी कि ठीक है कई बार मेरी बात सही लग रही है, कई बार उनकी बात सही लग रही है, तो एट द एंड ऑफ द कहना वो बहस या डिस्कशन लगता था कि हाँ ये वाला पॉइंट सही है, तो चल जाता है। एक मतलब भाई 2 अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग हैं, अब शादी हो गई तो अगर उनके दिमाग, कहना चाहिए आईक्यू लेवल इतना ऊपर है ना, तो होते हैं क्लैशेस, लेकिन सुलझाते हैं तो सुलझ भी जाते हैं। कभी तुम स्टेप बैक ले लो और अगर समझदार होंगे तो कभी कभी फिर वो भी लेंगे, धीरे धीरे बन जाएगा तालमेल। लेकिन ऐसा नहीं कि 4 साल हो गए लड़ाई होती रहती है तो होती ही रहेगी, हो जाएगा सब ठीक। हेलो दी, मेरे ससुराल वाले कभी भी मेरे लिए कुछ नहीं करते, मीन्स बिना काम के बात भी नहीं करते। मैं कैसे उनसे रिलेशन अच्छे रखूं? अगर बात नहीं करती तो मेरे हबी गुस्सा करते हैं। अरे तो गलबैया मत करो, नॉर्मल रिलेशन रख लो ना, वो ही रख लो बहुत है। बिल्कुल ख़त्म करना कोई समझदारी है नहीं, वो आखिरी ऑप्शन होता है। नेक्स्ट। हेलो दी, मेरी शादी क्लास 12th की एज में किसी रीज़न की वजह से जल्दी हो गई थी। अब मेरी शादी को 8 साल होने वाले हैं। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, 8th मंथ कंप्लीट होने वाला है। मैं अपने इन लॉज के साथ में रहती हूँ, 2 ननद भी हैं। अब उनकी शादी नहीं हुई। मैं घर का सारा काम करती हूँ, अपना 200% एफर्ट डालती हूँ कि सब ठीक रहे, लेकिन इसके बाद भी सास को हमेशा कमी नज़र आती है। बात बात पर टोंट मारती हैं कि मैं अपनी बेटियों को ये सिखाऊंगी वो सिखाऊंगी। हमेशा मेरी माँ को ताना मारती हैं मेरी सिचुएशन के बारे में, उन्हें पता है फिर भी ऐसे बात करती हैं। मेरे माइंड में फिर वही सब चलता रहता है। प्लीज़ हेल्प मी टू ओवरकम दिस सिचुएशन प्लीज़ मैम।
आप ट्रैक गलत पकड़ रहे हो। आप अपना 200% दे रहे हो टू गेट अप्रूवल फ्रॉम योर मदर इन लॉ। आप अपना 200% दो अपना बेस्ट देने के लिए बस। उसके बाद जिसको समझना हो समझता है, जिसको नहीं समझना नहीं समझना। और जो आप अपनी हैसियत से बढ़ के काम कर रहे हो उसके बाद भी अगर उसको कम पड़ रहा है तो वो कम ही पड़ रहा है ना। एक इलास्टिक है, यहाँ तक खींच ली, अगला कह रहा नहीं इतने में तो मेरा काम नहीं होएगा, तो वो रबर बैंड ट्रैक्टर का पट्टा नहीं बन जाएगी ना खींचने से, उसकी एक लिमिट है। तो भाई मैं यहीं तक खींच सकती थी, इससे आगे तो नहीं होगा, दूसरा देना पड़ेगा। सिंपल होता है ना। तो आपकी जितनी क्षमता थी आपने अप्लाई कर दी। अब अगर वो कम पड़ रही है तो उनको कम ही पड़ेगी। उनको संतुष्ट करने के लिए ज़िंदगी नहीं जियो, अपना बेस्ट दो। जो नई चीज़ें अभी आती हैं उनको सीखते रहो धीरे धीरे, साल 10 साल काफ़ी कुछ सीख जाओगी। लेकिन अगर ये टेंडेंसी है आपकी सास की जो आप बता रही हो ना, आप कितना भी कुछ कर लोगी वो नहीं आएगा वहाँ से अप्रेजल, तो उसकी उम्मीद छोड़ दो तो आपके सर से वजन हट जाएगा। जस्ट डू योर बेस्ट एंड चिल। हेलो दी, मेरी प्रॉब्लम यह है, मेरी मैथ बिल्कुल अच्छी नहीं है, मुझे नॉर्मल लाइफ का बेसिक हिसाब किताब नहीं आता, मैं कैसे सीखूं? कैलकुलेटर यूज़ कर लो। और क्या करेंगे, वो यूज़ कर लो। अब वो भी चलाना नहीं आ रहा तो फिर सर्च कर लो, या फिर आपके बच्चे होंगे उनकी स्टार्टिंग से मैथ जब वो शुरू करेंगे ना पढ़ना, जब उनके साथ मैथ दोबारा सीखना। बचपन में नहीं आई होगी समझ में, लेकिन बड़े होके आ जाएगी। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है, लंबा है, लेकिन फर्स्ट लाइन इसकी ऐसी है कि मैं इस वक्त लिटरली रोते हुए मैसेज कर रही हूँ, प्लीज़ पढ़िए ज़रूर। मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे हस्बैंड पूरी पेमेंट ले लेता है और शक भी करता है। मैंने उनसे बात की कि मेरी पेमेंट के बारे में, क्योंकि वह मुझे ज़रूरत के पैसे नहीं दे रहे थे, तो झगड़ा हो गया और नौबत ये आ रही है कि या तो डिवोर्स या फिर नौकरी छोड़ना। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। 2 बच्चे हैं, दम घुट के रह गया है, सुसाइड करने का मन करता है। वह अपने घर वालों को तो पैसा ईजियली दे देते हैं, लेकिन जब मैं मेरी ज़रूरत के लिए पैसा लेती हूँ तो मुझे नहीं देते। इवन मुझे इतना पागल बना कर रखा हुआ है कि मुझसे एटीएम से पैसे भी नहीं निकाल के आते। मेरा एटीएम भी मेरे पास नहीं है, मैंने कभी एटीएम से पैसे नहीं निकाले क्योंकि मुझे एटीएम जाने ही नहीं देते, ना ही एटीएम मुझे देते हैं। प्लीज़ हेल्प। उन्होंने ऑप्शन दे दिए, देखो थोड़ा सा डेयरिंग है ये, लेकिन अगर आपको इस शादी से नहीं निकलना ना, रहना वहीं है, बच्चे हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं। उन्होंने कह दिया कि डिवोर्स या नौकरी छोड़ना, नहीं करती मैं दोनों चीज़। नौकरी भी करूँगी, नहीं दे रही डिवोर्स। होती है ये चीज़, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि दोनों में से एक काम करना ही पड़ेगा। अब अगर वो हाथ वाथ छोड़ें तब भी ऑप्शन है आपके पास, लेकिन ऑब्वियसली घर की शांति भंग हो जाएगी। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, सारे आपको ऐसे देखेंगे कि पता नहीं क्या है ये, है ना। लेकिन एक बार नौकरी, जो नौकरी करते करते पैसा आपके हाथ में नहीं दे रहा, वो नौकरी छोड़ने के बाद आपकी क्या गत बनाएगा सोचो। तो नौकरी छोड़ना कोई ऑप्शन नहीं है। डिवोर्स क्यों लें, हमारी क्या गलती है इसमें? भाई बच्चे हैं, बच्चों के सिर से बाप का साया क्यों हटेगा? क्यों मैं अपना बना बनाया घर यहाँ से छोड़ के जाऊँ? उनमें दिमाग ऐसे डिसीजन अगर वो ले रहे हैं उल्टे सीधे, तो दोनों ही ऑप्शन आप मना कर सकती हो कि ना नौकरी छोड़ रही हूँ और ना डिवोर्स दूंगी। क्यों दूँ डिवोर्स? ऐसी क्या बात हो गई डिवोर्स की? मतलब एक सिंपलीफाई करो ना अपनी प्रॉब्लम को, कि ऐसा क्या हो गया कि जिसके लिए डिवोर्स लेना पड़े। सिंपली पैसे, मेरे अपने खर्चे के लिए, मेरी अपनी सैलरी में से मुझे कुछ पैसे चाहिए, एक लाइन यही है ना। तो इसमें डिवोर्स की बात कहाँ से आ गई? क्या प्रॉब्लम है इसमें? अगर आप क्लियर कट इस तरीके की एक ही लाइन में है आपकी प्रॉब्लम, तो उसमें क्यों ही झगड़ा हो रहा है, इतना क्यों है? तो सेम चीज़ आप अगर उनको समझाओगे तो मे भी उनको दिमाग में कि बात तो इतनी है। रही बात एटीएम की, तो इतना ज़्यादा मत सोचो। एटीएम चलाना कोई रॉकेट चलाने जैसा नहीं है, ये आपको बस चला के लेके जानी है हाईवे पे। सारे ऑप्शन उसमें लिखे हुए आते हैं। जब आप जॉब करके, सिंपल सी बात है, जो आदमी पैसे कमाना जानता है ना, वो निकालना भी जान लेगा, खर्च करना भी जान लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सिर्फ हमारी अपनी वो है कि हमने नहीं करा, है ना। तो थोड़ा सा शांत हो जाओ। लग रहा है बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हो रही है माहौल में, कुछ मत बात करो, मत लो फालतू पंगे, लेकिन जॉब मत छोड़ो। पैसों की बात है, थोड़े दिन के लिए ड्रॉप करनी है, ड्रॉप कर दो, फिर दोबारा नॉर्मल हो जाएगा,
फिर देखना किसी भी तरीके से एटीएम कार्ड आपके पास आ जाए, किसी दिन जाओ निकालो, 500 रुपये, 1000 रुपये, छोटा अमाउंट अपना ट्राई करो, कुछ भी नहीं होता। यूट्यूब पे वीडियो देख लेना हाउ टू यूज़ एटीएम, बिल्कुल बता देंगे। छोटे छोटे बच्चों को आता है एटीएम, कार्टून में दिखा देते हैं उनको, तो सीख लो, अप्लाई करना फिर जाके। लेकिन उलझी हुई है ज़िंदगी, सुलझाने के लिए बहुत सारी हिम्मत लगेगी और ढेर सारा टाइम, लेकिन चीज़ें सही करने के लिए भाई निकलना पड़ेगा उस रास्ते में से। आपके पास शॉर्टकट नहीं है कि हाँ जी मेरे घर में झगड़ा भी ना हो और मैं साइड से, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी बना दी ना, तो करना तो पड़ेगा ही आपको ना विद्रोह, तो वो आप कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें कि झगड़ा ये वो डिवोर्स ले, वो उसी का पार्ट है। स्टे स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर ये प्रश्न आया है कि इनको अभी बच्चा नहीं है, परेशान है, टीचर हैं, इसी बीच मेरे हस्बैंड ने बेरोज़गार देवर की शादी के लिए ऐसी बात कर रहे हैं उसके बच्चे को हम कानूनी तौर पर गोद लेंगे, जिसको मैंने मना कर दिया। अब वे मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहे, मैंने सही किया या गलत आप ही बताओ, मैं क्या करूँ? जबकि 1 साल पहले हमारी बात हो गई थी कि अगर बच्चा का गोद बाहर से नहीं लेंगे तो घर से भी नहीं लेंगे। देखो इस चक्कर में ना अगर अपना नहीं हुआ ऐसे ही रह जाओगे। बच्चा जिसका भी ले रहे हो वो दो इस तरीके, मतलब ये ना हो कि आज दे दिया कल को फिर लेने खड़े हो गए, है ना। लेकिन बच्चा बच्चा ही होता है। आप मैं एक को जानती हूँ, इनफर्टिलिटी के चलते चलते बुढ़ापा आ गया, क्योंकि पत्नी की ज़िद थी कि वो अपने मैके से बच्चा गोद लेगी और पति की ज़िद थी वो अपने परिवार से बच्चा गोद लेगा। दोनों अपनी अपनी ज़िद पे अड़े रहे, बुढ़े हो गए, बच्चा नहीं आया उनके घर में। तो देखो अगर ऐसे रहना है तो ठीक है ना, क्योंकि अगर इनफर्टिलिटी सही हो गई हो जाए, ईश्वर की बात है, नहीं हुई पूरी ज़िंदगी नहीं होते बच्चे। तो ये ज़िद मत छोड़ो, और क्या पता जो गोद लेने वाला बच्चा है उसी के भाग से आपका अपना भी बच्चा आता हो। तो इतना ना रिजिड नहीं होना चाहिए। ठीक है अगर वो ले भी रहे हैं वो सोच समझ के ले रहे होंगे, उस बच्चे को जब आप माँ बन के प्यार करोगी वो आपका ही हो जाएगा, फिर किसी का भी हो वो। फिर नेक्स्ट, 17 साल हो गए मेरी शादी को, मेरी 2 जेठानियाँ हैं। 15 साल तो कभी मुझसे बोली नहीं, बल्कि औरों के सामने जाके मेरी बुराई करती थी। अब पिछले 2 साल से उनका आपस में झगड़ा हो गया, तो कई बार दोनों मेरे थ्रू अपनी भड़ास निकालती हैं। सॉरी मुझे हंसी आ गई कंडीशन पढ़ के। एक दूसरे पे, जबकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका क्या है। एक तो मानसिक रोग बन गई, दवाइयाँ खाती है, जबकि मुझे अपना टाइम याद आता है मेरे साथ ही औरों के साथ उन्होंने क्या किया वही इन्हें मिल रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ तो मतलब आपको भी सेम मेरे वाला ही रिएक्शन आई थिंक आता होगा। सुन लो, बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, जब मेरे साथ ऐसी कंडीशन होती है ना कि जिसने कभी मेरे साथ गलत बिहेव किया हो, कुछ टाइम बाद देखती हूँ कि उसके साथ मेरे से 10 गुना गलत हो रहा है, और फिर वो अगला आदमी मेरे को आके सुना रहा है अपनी परेशानी, तो मुझे नहीं आती तब हंसी। लेकिन ऑलमोस्ट अच्छा सा तो, लाइटर सा तो फील पहली बार सुन के थोड़ा सा होता है कि अच्छा हमारे साथ तो बड़ा किया था, हल्का सा होता है। एक आध कहना चाहिए, एक आध तो नहीं 5-7 मिनट के लिए, है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन उसके बाद जब वो अपनी सुनाने बैठता है ना, तो फिर मैं पूरी सहृदयता से सुन लेती हूँ, कंधे वंधे पे हाथ भी रख दूँगी, मतलब फील करती हूँ फिर उसको परेशानी हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक अजीब सी ना सेटिस्फेक्शन होती है जब आप किसी का दुख सुन के उसको कुछ सलाह दे दो, या फिर एटलीस्ट उसका सुन लो। कई बार बस एक सुनने वाला ही चाहिए होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी मेरे लिए शायद काम कर रही है। कई बार आता है ना कि आप लोग इतने सारे क्वेश्चन पढ़ के आपको निगेटिविटी नहीं होती, पता नहीं क्यों पैटर्न ही शुरू से ये रहा है कि मुझे बता देते हैं लोग अपनी दुख भरी बातें अंदर बाहर, स्टाफ में भी या नाते रिश्ते में भी। अगर मैं किसी के साथ 2 घंटे बैठ गई ना, तो वो मुझे अपना पूरा दिल खोल के बता देगा आराम से कि हाँ मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, ये वो जो मुझे समझ में आता है उन्हें सही सलाह भी देते हैं। ऐसे नहीं कि सुन के मज़े ले रही हूँ या कुछ और है, लेकिन एक सुकून सा पता नहीं क्यों लगता है कि हाँ यार चल उसका मन हल्का हो गया हमसे बात करके, है ना। तो अब आपकी जेठानियाँ जो थी भाई वो जय वीरू की जोड़ी थी। जो मुझे हंसी आई वो उस बात पे आई कि कहा तो उन्होंने पूरी ज़िंदगी दोनों ने मिलकर औरों की बैंड बजाई, अभी उनके आपस में बज गई। तो अब वो आ रही हैं तो हंसी आ जाती होगी आपको भी कि अब क्या ही कहूँ इनसे, है ना। तो कर्मा है। लेकिन आप अगर इस टाइम पे उनकी दुख का मजाक बना के या फिर उनको बातें सुनाओगे कि हाँ जी दीदी तुमने भी तो ऐसा करा था, फिर वहाँ कहीं ना कहीं आपका कर्मा गलत हो जाएगा। ये चीज़ इस तरीके से काम करती है।
तो अगला अपने कर्मों को भुगत रहा है, लेकिन अभी हम जो रिएक्शन दे रहे हैं वो हमारे काम है ना, वो हमारा कर्म है। तो ठीक है, थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये बुरे के साथ बुरा हो रहा है, वो कुछ सेकंड का नॉर्मल है, मुझे लगता है उसको तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन थोड़ी देर बाद शहर देता है सुन के सुन लो, और क्या है सुन के अपना वो अपनी भड़ास निकाल रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने एमबीए किया है पर जॉब नहीं किया। शादी के बाद कोई जॉब के सपोर्ट में नहीं था, सबने हाउसवाइफ बनने के लिए मोटिवेट किया और बोला हम सब संभाल लेंगे, तुम घर संभालो। सबका बिहेवियर भी अच्छा था, पर अब अचानक से सब मेरे जॉब में होने के ताने मारते हैं। कोई इनकम नहीं है, खाली खर्च करा रही है, बजटिंग नहीं आती। अब मैं क्या करूं, क्या जॉब करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत गैप हो गया, जॉब का आइडिया नहीं रहा मुझे। बजटिंग नहीं है, ये तो आप अपनी होम मेकिंग स्किल से उनको प्रूव कर सकते हो, है ना। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो घर ही इतने बढ़िया तरीके संभालती हैं कि लोग उनके मनी मैनेजमेंट की तारीफ करते नहीं थकते। तो आप में जो टैलेंट है, आप पैसे कमा नहीं रही, लेकिन जो कमा के आ रहा है उसको बढ़िया से मैनेज करके दिखा दो कि आप में दिमाग है, और आप फिर कह पाओगी कि मैं कमा भले नहीं रही लेकिन बचा रही हूँ, मैनेज कर रही हूँ। आप वो नहीं कर पा रही होंगी, इसलिए आपको ताने सुनने को मिल रहे हैं। चलो जी नेक्स्ट। हेलो मैम, मेरी शादी को 5 साल हो गए, ससुराल वाले सब अच्छे हैं, बट हस्बैंड से कभी कभी लड़ाई हो जाती है। उनके अकॉर्डिंग काम करो तो बढ़िया, अपना थोड़ा भी कर लो तो उनको सहन नहीं होता। मेरे घर जाने पर भी रोक लगाते हैं। अभी कुछ फंक्शन था तो मैं चली गई, उनसे बहुत पूछा पर उन्होंने हाँ नहीं की। बोले कि जो तुझे सही लगे वो कर ले। अब बोल नहीं रहे। आई नो वो भी परेशान है, क्या करूँ। मैंने कोशिश की है बात करने की, मेरे घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं ये सब इसलिए नहीं कहती कि वो परेशान हो जाएंगे, क्या करूँ। अभी कुछ मत करो, थोड़ा सा ब्रेक दे दो, थोड़े दिन बाद बोलना, है ना। क्योंकि मान लो वो रोक रहे हैं रोक रहे हैं रोक रहे हैं, रुक ही जाएंगे क्या उनके कहने से। एक आदमी का मुंह हर सही बात पे भी अगर बन रहा है तो वो बनना तय है, उस बने हुए को फिर हम बिगाड़ नहीं सकते। नेक्स्ट, सुनीता जी राम राम। मैं आपसे 3 साल बड़ी हूँ, पर आज 1.5 साल पहले तक मैं सबसे बोलती थी। हम दुनिया से 10 साल आगे चल रहे हैं, पर पता नहीं किसकी नज़र लग गई। 3 साल पहले बड़े बेटे की शादी थी, सब अच्छा चल रहा था। 2024 हमारे लिए मुसीबत का पहाड़ लेकर आया। मेरे को अचानक कैंसर हो गया, हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन हिल गई। सितंबर में पोता हुआ। 9 महीने बहू की सेवा भी करी पति के साथ, लेकिन 9 दिन पोते का साथ मिला। बहू ने बेटे के कान ऐसे भरे कि मेरा बेटा मेरे पति और छोटे बेटे से लड़ाई की और मेरे पति को मारने दौड़ा। मैंने और छोटे बेटे ने बचाया उसके। मेरे पति ने उससे घर से निकल जाने के लिए बोल दिया। मैंने बहुत मनाया लेकिन नहीं माना। 9 दिन के बच्चे और उसकी पत्नी को लेकर चला गया, आज तक बात नहीं की। अब बताइए इस मतलबी दुनिया में कैसे जिए, जवाब ज़रूर देना। इसी का नाम लाइफ है बहन। इट इज़ सो अनप्रडिक्टेबल। आपकी तो जिंदा रहते रहते समझ लो सबकी हुई है। जो पिछले दिनों में घटनाएं हुई हैं, आप उन पर निगाह दौड़ाओ। आप एक घड़ी का यहाँ पे कुछ नहीं सोच सकते कि किसकी लाइफ में क्या हो जाए। तो जस्ट वही है कि आपकी पिछली लाइफ सारी इतनी अच्छी चल रही थी, मे भी भाग्य का लिखा था सब कुछ, लेकिन अभी ना कर कुछ नहीं सकते। जस्ट एक पॉज लो, क्या कह के वो गई है, क्या उसने बोला है, क्यों आपका बेटा लड़ा, वो सब चीज़ें समय रहते पता लगेंगी। कोई त्यौहार आए, अपनी तरफ से फ़ोन वगैरह करते रहना, अपनी तरफ से कनेक्शन तोड़ो मत, चाहे वो कैसा भी कड़वा रिस्पॉन्स दे। अब झगड़ा करके गया तो नॉर्मल तो रहेगा नहीं, लेकिन मे बी इन फ्यूचर ठीक हो जाएं चीज़ें। नेक्स्ट, हेलो मैम, बेटी के साथ क्या हो रहा है कैसे मालूम करें, क्योंकि बच्चे कुछ सही बताते नहीं। देखो मुझे पर्सनली लगता है कि बच्चों का सब कुछ जानना भी ऐसा कुछ खास ज़रूरी नहीं होता। मतलब मैं अपना टाइम याद करूँ ना, मेरे को लगता है मैं बताती हूँ आपको भी कि मैं अपनी मम्मी से बता देती थी सारी चीज़ें, लेकिन वो चीज़ें बताती थी जो मुझे परेशान कर रही हैं, उधेड़-बुन, ईच एंड एवरीथिंग, है ना। क्या मैं फ़ील कर रही हूँ, मेरी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, सब कुछ मैं तो नहीं बता रही थी, लेकिन चल ही रहा था ना, बॉन्ड भी सही था, डिसीजन भी अपने हिसाब से ठीक ठाक लेते रहे। कुछ गलतियाँ भी हो रही हैं, जो गलती खुद संभल में आ रही हैं ठीक है, नहीं तो देख लिया। तो
मतलब मुझे ये मेरा हो सकता है, मेरा पर्सनली हो, सब लोग ना एग्री करें, लेकिन हमें हमारे बच्चे की लाइफ में सब कुछ पता हो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता। हर एक के सीक्रेट्स होते हैं, सब कुछ वो अपने माँ बाप से शेयर करें ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब कुछ डार्क सीक्रेट भी होते हैं, लेकिन कुछ मुझे लगता है ग्रे सीक्रेट भी होते ही होंगे ना, कि लग रहा है कि क्या बताएं मम्मी को। तो नॉर्मल अपने बातचीत करते रहो, बाकी जिसे हमने जन्म दिया है मिट्टी तो उसकी पता होती है कि क्या है, कैसा है, कब वो झूठ बोल रहा है। तो जस्ट ये है कि थोड़ा-सा ध्यान रखो चारों तरफ, उसके थोड़ी-सी निगाह तो रखो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम माँ-बाप हैं तो हमें हमारे बेटे को सब कुछ पता होगा या बेटी को। कुछ चीज़ें वो अपने तक ही रखते हैं एंड लेट इट बी, उसमें कोई वो भी नहीं है। उनकी भी अपनी पर्सनैलिटी है, ठीक है ना? बस उनको ये भरोसा बीच-बीच में दिलाते रहो कि कोई बड़ा रायता फैल जाए, तुम्हें लगे कि तुमसे नहीं सँभल रहा तो हम हैं, बता ज़रूर देना। तो मुझे लगता है आज के टाइम पे तो ये भी पेरेंट्स के लिए एक बड़ी अचीवमेंट ही मानूँगी मैं इसे, कि अगर उनका बच्चा मुसीबत के टाइम पे उनको सब बातें बता के याद कर लेता है, तो भी आप एक अच्छे पेरेंट्स कहलाएँगे। तो यहाँ पर 115 वाला एपिसोड के मैं एक अंदाज़ा बताऊँ, मैंने शायद 6 या 7 प्रश्न छोड़ दिए हैं, बहुत लंबे थे, फिर भी काफ़ी लंबा हो गया। अब यहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।